वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि ज़ाओ युआन शाओ फेंगयू और कॉमरेड यांग को अकेले ताओ विलेज में रहने को बोलता है और पैलेस से भागने में उनकी हेल्प भी करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि आगे जाके ऐसा कोई स्कैंडल ना हो, इसीलिए वो अपनी सारी कॉन्क्यूबिन्स को जॉब से निकाल देता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्रिंस जिन्यू ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं। केवल वही नहीं, सारे कॉन्क्यूबिन्स शॉक हो जाते हैं, पर राजा के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। ज़ाओ युआन ये सब देखकर मन में सोचता है, क्या इन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें टेस्ट कर रहा हूँ, या फिर इन्हें विश्वास ही नहीं है कि मैं इन्हें निकाल रहा हूँ। जो भी हो, इनकी चूं तक नहीं निकल रही। इससे पता लगाया जा सकता है कि नॉर्दर्न किंगडम का एम्परर कितना खतरनाक था। पर कम से कम मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। और वो बोलता है, मैं एक और क्लॉज ऐड करना चाहूँगा। हारिम से निकलने के बाद जो भी कॉन्क्यूबिन जो हमारे इस पैलेस में कोई और काम किया करते थे, उन्हें वो काम वापस सौंपा जाएगा, लेकिन कॉन्क्यूबिन का पद त्यागने के बाद। प्रिंस जिन्यू धीरे से बोलते हैं, कॉन्क्यूबिन का पद त्यागने के बाद? ज़ाओ युआन खड़ा होता है और होंगशू से बोलता है, होंगशू, अब बाकी का सारा काम तुम्हारे ऊपर है। मैं अब अपनी विदा लेता हूँ। और ज़ाओ युआन चला जाता है। प्रिंस जिन्यू अपने नॉर्दर्न एम्परर को ही देख रहे थे। अगर ज़ाओ युआन आज ये फैसला नहीं लेता तो प्रिंस जिन्यू का ऑब्सेशन नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर के लिए और बढ़ जाता। जितना वो नॉर्दर्न एम्परर के करीब जाना चाहता, आगे जाके वो चोट और गहरी होती जाती, और शायद वो इस चोट से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। प्रिंस जिन्यू हंसने लगता है। वो एकदम बेवकूफ़ों की तरह हंस रहा था, जैसे कि उसे कोई जीत मिल गई हो। पर वो खुद जानता था कि वो हार चुका है और अब कोई रास्ता नहीं है इस पर पछताने को। और वो हंसता हुआ बाकी कॉन्क्यूबिन से बोलता है, क्या यहाँ कीड़े की तरह इस पिंजरे में रहोगे? तुम्हें बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, हाँ? इस पैलेस में रहने से अच्छा तो मैं जाऊं और पहाड़ों पर घुड़सवारी करूं। हाँ। और वो पैलेस से चला जाता है। बाहर आके वो कुदरत की ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा होता है। प्रिंस जिन्यू बोलते हैं, किसे पता था जिंगयांग पैलेस की हवाएं कभी मुझे भी उम्मीद की खुशबू देंगी। ये हवाएं इतनी प्यारी हैं, तो मैंने पहले इन पर गौर क्यों नहीं करा। और प्रिंस जिन्यू जिंगयांग पैलेस से निकल जाते हैं। उस दिन के बाद से ये खबर कि एम्परर अपने पिताजी के दुख में उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। वो अब एक साफ दिल के इंसान, जिनमें कोई भी काम वासना नहीं है, और जो अपने आगे का जीवन राजा के तौर पर ईमानदारी से जीना चाहता है। इस तरह की खबरें हर किंगडम में फैल गईं, और हमें सीन दिखाते हैं कि यान हीचिंग अपनी तलवार साफ कर रहा है। ज़ाओ युआन उसके पास आता है और बोलता है, ओह, तो तुम पैकअप कर रहे हो? यान हीचिंग, हाँ। और ज़ाओ युआन बेड पर बैठ जाता है। हाँ, पूरा जिंगयांग पैलेस खाली हो गया जैसे ही कॉन्क्यूबिन गए तो। और अब तुम भी जा रहे हो। वैसे तुम्हें जाना ही है, क्योंकि सब कॉन्क्यूबिन को निकाला है तो तुम्हें भी निकालना ही था। अब तुम फिर से इंपीरियल कोर्ट चले जाओगे, पर वहाँ बच के रहना। यानिक ज़ाओ तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा? यान हीचिंग कुछ नहीं बोलता। ज़ाओ युआन फिर गुस्से में बोलता है, यान हीचिंग, मैं यहाँ एक ईमानदार इंसान की तरह तुमसे बात कर रहा हूँ, और तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। तुम आखिर हीरो हो इस कहानी के। अगर किसी ने तुम्हारे संग कुछ कर दिया तो? मैं तुम्हारी एक तो चिंता कर रहा हूँ, पर तुम खुद की चिंता कब करोगे? अगर तुमने खुद की चिंता नहीं करी तो क्या पता किसी दिन तुम्हारे किसी ने हाथ या पैर काट दिए, फिर क्या करोगे तुम बताओ? मेल लीड वाला और फिर सारा चला जाएगा। यान हीचिंग को ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आता, पर वो ज़ाओ युआन के पास जाकर बोलता है, आखिर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? ज़ाओ युआन उससे क्वेश्चन सुनकर मन में सोचता है, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और पसंद करो, ताकि आगे जाके मैं तुम्हारे हाथों मरूँ ना।
और वो यान हीचिंग की आंखों में देखने लगता है। इतने दिन तुम्हारे संग रहकर मेरे दिल ने ये तो जान लिया है कि अब बस तुम मेरे लिए कोई नॉवल कैरेक्टर नहीं हो। अब तुम एक जीते जागते इंसान हो जिसके खुद के इमोशंस हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यानक जाओ या कोई और तुम्हें परेशान करे, वो भी तब जब मैं तुम्हारे पास ना हूँ। और शाओयुआन बोलता है, यान हीचिंग मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं कुछ ऐसा होने ही नहीं दूंगा कि तुम्हें कभी चोट पहुंचे। यान हीचिंग ये बात सुनकर शांत हो जाता है और परेशान भी। उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, चिंगेर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हें खुद जीना होगा। और हमें सीन दिखाते हैं। यान हीचिंग की माँ यान हीचिंग से बोलती है, चिंगेर आगे का रास्ता तुम्हें खुद देखना है, पर तुम्हें जीना है, समझे? तुम्हें जीना है। और वो कुएं में कूद जाती है। यान हीचिंग चिल्लाता है, माँ। शाओयुआन उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है और यान हीचिंग को पकड़ के बोलता है, यान हीचिंग क्या तुम ठीक हो? और उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, देखो तुमने क्या कर दिया, आखिर कहाँ खोए हुए हो तुम? देखो तुमने कितनी जोर से अपने हाथों को दबा लिया है, खून तक निकल रहा है तुम्हारे। और शाओयुआन यान हीचिंग की पट्टी करने लगता है। शाओयुआन पट्टी करते हुए मन में सोचता है, हो सकता है मेरी बातें यान हीचिंग को उसकी माँ की आखिरी बात याद दिला गई हो। मुझे सोच के बोलना चाहिए था। और शाओयुआन बोलता है, क्या तुम ठीक हो? यान हीचिंग अपना सर ना की ओर हिलाता है और नीचे देख रहा होता है। फिर वो बोलने की कोशिश करता है, मैं वो। तभी शाओयुआन अपना हाथ यान हीचिंग के मुंह पर रखता है और बोलता है, श्श, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है पक्का तुम्हें कुछ अतीत की कड़वी यादें याद आई होंगी। यान हीचिंग उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है, हाँ। शाओयुआन फिर एकदम से खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है फिर चलो बाकी बातें जाने देते हैं। अब जल्दी से पैकिंग कर लो और मेरे बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। यान हीचिंग, ओके। और वो स्माइल करने लगता है और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि होंगशू शाओयुआन से बोलती है, योर मैजेस्टी ये इंसान पैलेस नहीं छोड़ना चाहता और बार बार मना कर रहा है, और ऊपर से इसने गोल्ड कॉइन भी नहीं लिए। तभी वो सामने खड़ा शख्स चिल्लाता है, मुझे रोको मत, मुझे पैलेस में ही रहना है और यहाँ मिलिट्री ज्वाइन करनी है। शाओयुआन बोलता है, इसका नाम क्या है? होंगशू बोलती है, शी चुनगुई। ये वो दूसरा इंसान है जिसे आप पहले बहुत पसंद करा करते थे और आपकी कॉन्क्यूबेंस की रैंक पर ये दूसरे नंबर पर रहता था। शाओयुआन मन में सोचता है, शी चुनगुई, अरे ये तो वही है, नॉर्दर्न किंगडम का मिलिट्री जीनियस। नावल के अकॉर्डिंग जब यान हीचिंग नॉर्दर्न किंगडम पर हमला कर देता है तो शी चुनगुई ही था जिसने यान हीचिंग की आर्मी को आधे महीने तक रोक रखा था। वो कमाल है, धमाल है। वो नॉर्दर्न किंगडम का सबसे डिजास्टरस विलन है और ऊपर से बात ये है कि विलन के तौर पर उसमें दिमाग हद से ज़्यादा है। ओ गॉड, ये मिलिट्री में क्यों नहीं है? और ये पहले का नॉर्दर्न किंगडम का एम्परर, इसे कॉन्क्यूबिन बनाकर रखा था। अरे ब्रो, तुम्हें तो अभी से मिलिट्री में होना चाहिए। अगर बाय चांस यान हीचिंग ने हमला कर दिया तो नॉर्दर्न किंगडम को कौन बचाएगा? तुम ही तो बचाओगे। और शाओयुआन एम्परर लुक में चिल्लाता है, बस कोई आवाज़ नहीं। तभी शी चुनगुई शाओयुआन को ग्रीट करता है और बोलता है, योर मैजेस्टी अगर आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे कि मैं आपकी मिलिट्री ज्वाइन करूं तो अगर कभी जंग का समय आया तो आपको बहुत कुछ झेलना होगा। कोई बात नहीं, जब जंग के समय सोल्जर्स की कमी होगी तो मैं तब ज्वाइन कर लूँगा आपको और अपनी काबिलियत दिखाऊंगा। होंगशू बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम में इतना साहस है कि तुमने पहले ही तय कर लिया कि जंग में हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। शाओयुआन होंगशू को रोकता है और बोलता है, अच्छा
क्या करोगे फिर अगर कोई जंग ही ना हो तो? जी चुनगुई बोलता है, फिर हम फिर से साउथ की ओर जाएंगे और उसको तहस नहस कर देंगे। साउदर्न यान किंगडम के जितने भी लोग बचे हुए हैं उन्हें वापस पकड़ लेंगे ताकि आगे जाके वो हमारे खिलाफ कुछ कर ना पाएं। उसके बाद हम ईस्टर्न वू पर हमला कर देंगे ताकि ईस्ट भी हमारे हाथों हो जाए, और उसके बाद नॉर्दर्न किंगडम सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। हम ऐसे ही हमला करते जाएंगे और जगह भी बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद जानते हैं आप क्या होगा? केवल नॉर्दर्न किंगडम की ही हुकूमत होगी। याओ युआन उसकी ये सब बातें सुनकर सरप्राइज हो जाता है और इम्प्रेस भी। वो सोचता है एज एक्सपेक्टेड, एक मिलिट्री जीनियस से तो यही एक्सपेक्ट करा जा सकता है। हर वक्त लड़ाई के बारे में सोचता है ये। और याओ युआन बोलता है, ठीक है फिर कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद जनरल सुन के पास लेके जाऊंगा, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। और याओ युआन मन में सोचता है, इतने काबिल सोल्जर को लेकर जाऊंगा तो जनरल सुन मुझसे काफ़ी खुश होंगे, है ना? जी चुनगुई अपने पैरों पर आ जाता है और याओ युआन को सलामी देता है, थैंक यू योर मैजेस्टी। सुबह सुबह यान हीचिंग नहाने के बाद अपने कपड़े पहन रहा था, तभी उसे विंडो से एक आवाज़ आती है। यान हीचिंग मन में सोचता है खिड़की की साइड कोई है, और जैसे ही वो खिड़की की साइड जाता है उसे वहाँ याओ युआन दिखता है। तुम? याओ युआन कमरे में आ ही रहा था कि वो धड़ाम से यान हीचिंग के ऊपर गिर जाता है। वो, मैं तो डर ही गया था, यान हीचिंग बोलता है, संभल कर। और फिर वो याओ युआन की ओर देखने लगता है। याओ युआन हंस के बोलता है, गुड गुड मॉर्निंग। यान हीचिंग पूछता है, तुम खिड़की से क्यों आए? याओ युआन बोलता है, अरे वो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ की ये जन्नत थी, जन्नत। हॉटपॉट। यान हीचिंग, हॉटपॉट? याओ युआन, हाँ हॉटपॉट, सारा सामान मैं ले आया हूँ, बस तुम्हें सामान डालना है, सीजनिंग डालनी है और इसे पकाना है, फिर जन्नत तुम्हारे कदमों में होगी। वाह, देखना यान हीचिंग, तुम दुनिया का सबसे टेस्टी खाना खाने वाले हो आज। मैं हॉटपॉट में क्या क्या डालूं? ट्रिपीस, क्रिसेंथीमम गार्लैंड, मशरूम्स। याओ युआन ऐसे ही हंसते हंसते सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम बोल रहा होता है। यान हीचिंग उसे खुश देखकर स्माइल करने लगता है। तभी याओ युआन उसकी तरफ देखता है, क्या कुछ हुआ है? यान हीचिंग अपनी नज़रें फेर लेता है और बोलता है, कुछ नहीं। याओ युआन मन में सोचता है, तो ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, एकदम से नज़रें फेर ली। जो भी हो, मेल लीड है, क्या कर सकते हैं। और वो खड़ा होकर बोलता है, तो अच्छा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कि मैं खिड़की से क्यों आया, तो देखो तुम जानते ही हो, अभी मैंने जिंगयांग पैलेस से सारे कॉन्क्यूबेंस को भेजा है और मैं सबके सामने सीधा तुम्हारे कमरे में आऊँगा, तो तुम्हें नहीं लगता ये काफ़ी अजीब है? अरे लोग बातें बनाएंगे इसीलिए नहीं आया। मैं आज रात फिर से खिड़की की साइड से आऊँगा, ठीक है? तो खिड़की बंद मत करना और हम हॉटपॉट खाएंगे, ओके? यान हीचिंग, ठीक है। और यान हीचिंग याओ युआन को खिड़की की साइड से जाने से रोकता है और बोलता है, रुको, खिड़की से मत जाओ, तुम फिसल जाओगे। हम दरवाजे से जाएंगे, वो भी अलग अलग समय। याओ युआन, ठीक है। और सीन चेंज होता है। पहले कमरे से यान हीचिंग निकल जाता है। उसके कुछ देर बाद याओ युआन यान हीचिंग के कमरे से निकलता है। बाहर जाकर थोड़ी दूर चल के वो देखता है कि यान हीचिंग बिल्डिंग के बाहर पहरेदारी कर रहा है। याओ युआन मन में सोचता है, ओह गॉड, सही है मुझे किसी ने नहीं देखा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी हरकतें कुछ इस तरह हैं कि मेरा और यान हीचिंग का अफेयर चल रहा है और हम दोनों ये दुनिया से छुपा रहे हैं। हाँ, और वो यान हीचिंग की ओर देखता है, यार ये कितना हैंडसम है, मतलब कुछ भी पहन ले, कोई इतना हैंडसम कैसे लग सकता है? मुझे तो ये डर लगता है कि पैलेस में लड़कियां कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाती होंगी यान हीचिंग को इस तरह देखकर। और वो देखता है कि यान हीचिंग की बाजू ढंग से स्ट्रेट नहीं करी गई। और याओ युआन मन में सोचता है, नहीं, मेल लीड और इम्परफेक्शन बिल्कुल नहीं,
और वो यान हीजिंग के पास चला जाता है। बाकी गार्ड्स और यान हीजिंग याओ युआन को ग्रीट करते हैं, योर मैजेस्टी। याओ युआन अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे तुम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी ना, इतनी सुबह जो जग जाते हो पहरेदारी करने को। और वो बातों ही बातों में यान हीजिंग के पास आकर यान हीजिंग के कपड़े सही कर देता है और जाने लगता है। जाते जाते वो गाना गा रहा होता है, A year has 365 days and have 365 sunrises. I should give you my 365 blessings. Yeah. और वो जाने लगता है। यान हीजिंग उसे देख स्माइल करने लगता है। फिर रात को, जैसा कि याओ युआन ने प्रॉमिस करा था कि वो रात को आएगा और यान हीजिंग के संग हॉटपॉट खाएगा, यान हीजिंग मन में सोचता है, उसने तो कहा था कि वो आएगा। और वहीं याओ युआन, मुझे नींद आ रही है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ, चलो सो जाता हूँ। और हमारे याओ युआन सो जाते हैं अपना प्रॉमिस भूलकर। तो फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जनरल सुन रेजिडेंस। जनरल सुन याओ युआन से खुश होकर बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आप चाहते हैं कि हमारी आर्मी में कोई नया सोल्जर आए? हाँ योर मैजेस्टी, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार आप ज़रा ध्यान दे रहे हैं नॉर्दर्न किंगडम की आर्मी पर भी। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हुआ। याओ युआन, हाँ, अब मैं इसे अपनी तारीफ समझूं या बेइज्जती, चलो ठीक है। और याओ युआन बोलता है, वो इंसान कोई ऐसा ही नहीं है, उसमें मैंने काबिलियत देखी। और जहाँ तक है जनरल सुन, आप भी उसे जानते हैं, वो शी फैमिली का सबसे छोटा लड़का जी चुनगुई है। जनरल सुन बोलते हैं, ओह अच्छा, तो वो ये है। आप कैसे मिले उससे और आप उसे इतना अच्छे से कैसे जानते हैं? याओ युआन बोलता है, अच्छा वो काफ़ी लंबी कहानी है। फ़िलहाल बेहतर ये होगा कि आप शी चुनगुई को अपने संग बुला लें, वो दरवाजे के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। तभी एक सर्वेंट भागकर अंदर आता है और बोलता है, योर मैजेस्टी, माय लॉर्ड, गड़बड़ हो गई है। जनरल ली और जो इंसान योर मैजेस्टी के संग आया था, उनमें याओ युआन, उनमें क्या? आगे कुछ? और वो चाय पीने लगता है। वो सर्वेंट बोलता है, उनमें लड़ाई हो गई है। जनरल सुन खड़े होते हैं और बोलते हैं, योर मैजेस्टी, गुस्सा मत करिए। जनरल ली शुरू से ही एक समझदार और वफादार इंसान रहा है। अगर कुछ हुआ है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। याओ युआन मन में सोचता है, जनरल ली? हाँ, ली वुडिंग, ये तो सेकंड लीड है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर नॉवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि नॉर्दर्न किंगडम का एम्परर बेबुद्धि था, जो हमेशा गलत फैसला लिया करता था और उन्हीं का सपोर्ट करता जो आगे जाके उसे लाभ दिया करते थे। इसीलिए वो आम लोगों के बारे में तो सोचता ही नहीं था। इसीलिए जनरल ली वुडिंग, जो कि इस बात से काफ़ी निराश थे, उन्होंने साउदर्न यान को मौका दिया कि वो नॉर्दर्न किंगडम पर हमला कर सके और अपने ट्रूप्स भी भेजे। तो नॉवल के अकॉर्डिंग जनरल ली और शी चुनगुई दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं पहली मुलाकात में ही उनकी नफ़रत आ गई हो? और याओ युआन जनरल सुन के संग बाहर जाता है और देखता है जनरल ली ने शी चुनगुई को पकड़ रखा है। याओ युआन मन में, मेरा शक सही था, ये दोनों जन्म के ही दुश्मन हैं। तभी जनरल ली शी चुनगुई से बोलते हैं, चुप, अब बाज आ जाओ। तभी ये सब देख जनरल सुन चिल्लाते हैं, ली वुडिंग, आखिर तुम क्या कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? और जनरल ली अपने घुटनों पर आ जाता है, योर मैजेस्टी, जनरल सुन, मैं असल में। तभी शी चुनगुई उसे टोकता है और बोलता है, योर मैजेस्टी,
जनरल सुन, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं ही था जो जनरल ली से मुकाबला करना चाहता था। मैंने ही उनसे पहले कहा था कि मुझसे लड़ाई करें, क्योंकि मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ। या युआन अब तक तो ये सब सुन रहा था, पर जैसे ही वो शब्द सुनता है एडमायर, या युआन एकदम से बोल पड़ता है, वेट वेट वेट, क्या कहा तुमने? तुम ली वुदिंग को एडमायर करते हो? शी चुनगुई बोलता है, जनरल ली बहुत होशियार हैं, उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स बेमिसाल हैं। मैं उन्हें तब से एडमायर करता हूँ जब मैं छोटा था। कुछ देर पहले जनरल ली ने मुझसे कहा था कि वो अपने लेफ्टिनेंट जनरल से भी लड़ाई करा करते थे और कई बार जनरल ली हारे भी हैं। तो मुझ में थोड़ा साहस आ गया कि मैं उनसे लड़ सकता हूँ और मैंने उन्हें चुनौती दी। तभी जनरल ली बोलते हैं, योर मैजेस्टी, जनरल सुन, शी चुनगुई की मिलिट्री टैक्टिक्स काफ़ी अच्छी हैं। उसका स्केल एवरेज से भी ऊपर है। एक तरह से देखा जाए तो वो एक हीरा है, बस उसे परखने की ज़रूरत है। तो योर मैजेस्टी, मैं बस ये चाहता हूँ कि शी चुनगुई की जिम्मेदारी आप मुझे दे दें, वो मेरा लेफ्टिनेंट जनरल बन जाए। या युआन मन में सोचता है, शी चुनगुई एक वफादार सैनिक था और वहीं ली वुदिंग एक बिलीवर जो कि खुद की चेतना पर विश्वास करता था। नॉवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका भविष्य एक दूसरे से परे है और एक दूसरे के खिलाफ भी, पर अभी ये चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के संग रहें। कितना अजीब है, ये सही में अजीब है। अब मुझे क्या करना चाहिए? चलो देखते हैं, मज़ा आएगा जो भी होगा। और या युआन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। अब से शी चुनगुई तुम्हारी कस्टडी में है। और सीन चेंज होता है। एम्प्रेस स्लीपिंग क्वार्टर। होंगशू से प्लेट गिर जाती है जिससे बर्तन टूट जाते हैं। या युआन ये सब देख बोलता है, होंगशू क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? तुम छोटी छोटी गलतियाँ कर रही हो। होंगशू, योर मैजेस्टी, ये मेरी ही गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे सज़ा दीजिए। या युआन उसे उठाता है और बोलता है, उठ जाओ, तुम बीमार दिख रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो इतना काम मत करो होंगशू। जाओ, फिजिशियन हॉल चली जाओ और वहाँ आराम करो। फ़िलहाल तुम्हारी हेल्थ ही सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। होंगशू बोलती है, थैंक यू योर मैजेस्टी, पर मैं ठीक हूँ। या युआन, अच्छा, पर मुझे तो नहीं लग रही, बताओ क्या दिक्कत है? होंगशू थोड़ा सहम जाती है। फिर या युआन बोलता है, जो भी तुम्हारे दिल में है बोलो होंगशू। होंगशू बोलती है, योर मैजेस्टी, मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मेरी छोटी बहन बीमार है और वहाँ कोई नहीं उसका ध्यान रखने को, पर मैं भी पैलेस छोड़ के नहीं जा सकती। योर मैजेस्टी, मैं जानती हूँ यहाँ के सर्वेंट्स पैलेस छोड़ के नहीं जा सकते जब तक उन्हें पैलेस से परमिशन ना मिल जाए, पर योर मैजेस्टी आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। मैं अपना काम अगली बार अच्छे से करूँगी। या युआन, हाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और वो अपनी उंगली होंगशू के माथे पर रखता है और बोलता है, बहन का बीमार होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, तो तुम घर जाओ और उसका ध्यान रखो। अरे हाँ, रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें हैंड रिटन ऑर्डर देता हूँ ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। पर सीधे मत जाना, फिजिशियन हॉल जाना पहले, वहाँ से फिजिशियन को लेकर अपनी बहन को दिखा लेना, वो डॉक्टर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर देंगे। होंगशू ये सब सुन रोने लगती है और बोलती है, थैंक यू योर मैजेस्टी। और सीन चेंज होता है रात को। या युआन बिस्तर पे लेटा हुआ था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मैं सो नहीं पा रहा, होंगशू भी नहीं है मुझे कंपनी देने को, अब कोई नहीं है कंपनी देने को तो मुझे नींद नहीं आ रही, कैसा होगा अगर मैं। और सीन चेंज होता है। हमें दिखाते हैं कि या युआन एक कमरे में आ रहा है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और धीरे से ही दरवाज़ा बंद कर देता है। वो यान हीचिंग के बेड पर आते हुए सोचता है, ये सो रहा है तो मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वो यान हीचिंग के बेड पर कोने में जाके लेट जाता है। चलो अब तो मैं सो जाऊंगा कम से कम।
यान हीचिंग उठा हुआ था। वो ज़ाओयुआन की तरफ देखता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस वो ज़ाओयुआन की हरकतें देख रहा होता है। ज़ाओयुआन इतनी ठंड में काफ़ी कांप रहा था और कांपते कांपते बोल रहा था, कितनी ठंड है, इतनी ठंडी रात, और कितनी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं तो आइसक्रीम बन जाऊंगा। 1 मिनट, क्या मैं ज़्यादा शोर कर रहा हूँ? मैं नहीं चाहता यान हीचिंग उठे। चुप हो जा ज़ाओयुआन, चुप हो जा। यान हीचिंग उसकी ऐसी हरकतें देख मन में सोचता है, हाँ डमी। और यान हीचिंग अपनी रजाई ज़ाओयुआन को उड़ा देता है। अपने आप को सर्दी मत लगवाओ। यान हीचिंग बस इतना ही बोलता है। ज़ाओयुआन उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम कब उठे? यान हीचिंग, जब तुम दरवाजे से अंदर आए थे। और यान हीचिंग ज़ाओयुआन को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और उड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ, इतनी देर रात आए, कुछ हुआ है क्या? ज़ाओयुआन बोलता है, क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।